हेलो बच्चों। तो क्या हाल चाल है सभी के। उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। तो आज से हम लोग इस चैनल पर अपना 12th की केमिस्ट्री भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है एनसीईआरटी ने अभी सिलेबस रेशनलाइज किया है। तो सिलेबस के रेशनलाइज होने के बाद आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो सॉल्यूशन बन चुका है। तो हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर से ही शुरुआत करेंगे। बाकी अभी जो नीट और जेई वाले बच्चे हैं उनके लिए अभी एनटीए ने तो नया सिलेबस दिया नहीं कि भाई आपका जो सिलेबस है वो पुराना वाला ही आएगा कि नया आएगा। तो जब तक नया सिलेबस लॉन्च नहीं होता है, ठीक है, नए सिलेबस की कोई अपडेट नहीं मिलती है, तब तक हम लोग अभी अपने एनसीईआरटी के रेशनलाइज्ड सिलेबस को ही कवर करते हैं। और अगर मान लीजिए नोटिफिकेशन में ये आता है कि नहीं आपको जो नीट जेई के लिए पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, तो फिर उन चीज़ों को भी हम लोग जो आपके चैप्टर्स कटे हुए हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में, उन चैप्टर्स को भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में एनसीईआरटी को लेकर चलते हैं और अगर अलग से कोई नोटिफिकेशन आएगी तो फिर उन चैप्टर्स पे भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर अपना जो है वो कौन सा है, विलेन सॉल्यूशन। तो विलेन चैप्टर में मुख्यतः दो चीज़ें हैं, ठीक है, जो हमें डिस्कस करनी है। एक तो विलेन की सांद्रता वाला पार्ट, ठीक है, जिसे आपने 11th में भी पढ़ा था। तो 11th वाले बच्चों के लिए वो भी जिन्होंने उस चीज़ को पढ़ा हुआ है उनके लिए यहाँ पे बेनिफिट ही होने वाला है, क्योंकि सेम चीज़ें आपको यहाँ पे रिपीट मिलेंगी। तो एक तो आपको इसमें पढ़ना है क्या, विलेन की सांद्रता वाला सारा टॉपिक, और दूसरा जो इसमें आपको पढ़ना है वो विलेन के अणुसंख्य गुण, विलेन के अणुसंख्य गुणों की बातें करनी है, ठीक है। अब सांद्रता और अणुसंख्य गुण दो चीज़ें, मतलब दो टॉपिक होगा इस चैप्टर में, दो पार्ट में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो हम शुरू करेंगे विलेन की सांद्रता वाला। तो उसके लिए हमें विलेन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो शुरुआत हम लोग विलेन से ही करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये विलेन होते क्या हैं, और विलेन को समझने से पहले भी छोटी सी बातें करते हैं। आप सभी लोग मिश्रण के बारे में तो जानते ही होंगे कि भाई मिश्रण क्या होते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला देते हैं और अगर मिलाने के बाद जो नया पदार्थ बनता है वो अपने अवयवों के गुणों को भी क्या करे, दर्शाता है, तो उसे हम मिश्रण कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिला देने पर जो नया पदार्थ बनता है वही मिश्रण है। और मिश्रण के बारे में आपको पता है कि मिश्रण भाई दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी और एक होता है विषमांगी। तो समांगी और विषमांगी की बातें अगर हम करें तो समांगी मिश्रण का मतलब होता है ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थों को मिलाने के बाद अलग अलग देखना संभव ना हो। वह मिश्रण जिसमें पदार्थों को मिलाने के बाद अलग अलग देखना संभव नहीं होता है वह मिश्रण क्या कहलाता है, हमारा समांगी मिश्रण कहलाता है। वो मिश्रण क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण। अब क्योंकि समांगी मिश्रण में पदार्थों को अलग अलग देखना संभव नहीं है, तो समांगी मिश्रण की जो प्रावस्था का मान है वो एक होता है। प्रावस्था का मतलब जब अलग अलग भौतिक अवस्थाओं में उपस्थित पदार्थों को मिलाने के बाद अंतिम अवस्था एक दिखाई देती है। जैसे हम एग्जाम्पल लें कि हमने पानी में चीनी मिलाया, नमक मिलाया, चीनी नमक घुलने के बाद उसमें अलग से दिखाई नहीं देगी। तो पानी क्या था, द्रव अवस्था में था, चीनी क्या थी, ठोस अवस्था में थी, जो नमक था वो कैसा था, ठोस अवस्था में था। लेकिन तीनों को मिलाने के बाद जो मिश्रण बना उस मिश्रण में केवल एक ही अवस्था दिखाई दे रही, वो कौन सी, द्रव अवस्था। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि भाई जो प्रावस्था का मान है वो कितना है, एक है, ठीक है। जब यूनिफॉर्म हो जाता है सारा का सारा सॉल्यूशन, जब एक समान हो जाता है विलेन, तो प्रावस्था कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। विषमांगी में क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा पदार्थों को मिलाया जाए और मिलाने के बाद उन्हें अलग अलग देखा जा सके। जैसे पानी में बालू मिला दीजिए, है ना, पानी में मिट्टी मिला दीजिए तो उन्हें अलग अलग देखा जा सकता है। पानी में तेल मिला दीजिए तो ये विषमांगी मिश्रण बनते हैं। और विषमांगी मिश्रण के लिए जो प्रावस्था होती है, प्रावस्था का मान सदैव एक से ज़्यादा होगा। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का जो क्या होता है बेटा, दो या दो से अधिक पदार्थों का जो आपका समांगी मिश्रण होता है उसी को हम विलेन बोलते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों की समांगी मिश्रण को ही क्या कहा जाता है, विलेन कहा जाता है। तो विलेन जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, समांगी मिश्रण होते हैं। क्या होते हैं, समांगी मिश्रण। तो विलेन की सिंपल सी कहानी है, दो या अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को
विलयन कहते हैं। दो या अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं बेटा? विलयन कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के जो समांगी मिश्रण होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है? विलयन कहा जाता है। अब विलयन के कुछ गुण होते हैं, तो क्या गुण हैं विलयन के, उनकी बातें आइए करते हैं थोड़ा सा, है ना। तो देखिए, तो विलयन की जैसे बातें हमने की कि क्या होता है भाई, दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण है उसी को क्या बोलते हैं? विलयन कहते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि समांगी जो मिश्रण है उसकी प्रावस्था हमेशा कितनी होती है? एक। तो विलयन के लिए भी प्रावस्था का मान सदैव क्या होगा? एक होगा। जैसे उदाहरण आपका चीनी पानी का मिश्रण, ये आपका विलयन है ना। नमक और पानी का मिश्रण, ये भी आपका क्या है? विलयन होता है। अब विलयन के गुण क्या क्या है उनकी बातें करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि भाई विलयन में जब पदार्थ घुल जाते हैं, समांगी मिश्रण जब बनता है, तो समांगी मिश्रण का मतलब पूरा का पूरा मिश्रण एक समान रूप से हो, है ना। मतलब जो विलयन होता है वो पूर्ण रूप से एक समान होता है। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आपने एक पात्र में ये पानी था, इसमें आपने चीनी मिला दिया, ठीक है। इसमें आपने चीनी मिलाई, तो चीनी घुलने के बाद क्या ऐसा होगा क्या कि भाई यहाँ पे चीनी ज़्यादा घुली होगी, यहाँ पे कम घुली होगी? ऐसा तो है नहीं कि भाई इस पानी में कहीं कहीं पर चीनी की मात्रा ज़्यादा होगी, कहीं पर चीनी की मात्रा कम होगी। भाई पूरे पानी में जो चीनी होगा वो एक समान रूप से क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। तो जब हम देखते हैं क्या होता है कि भाई विलयन जब बनता है तो विलयन में जो विलेय होता है वो पूर्ण रूप से एक समान रूप से पूरे विलयन में क्या होता है? घुलता है। तो वही है कि विलयन जो होता है वो पूर्ण रूप से एक समान होता है। अब पूर्ण रूप से एक समान होता है जिस कारण इसके गुण जैसे घनत्व हो गया, अपवर्तनांक हो गई, श्यानता हो गई, वो पूरे विलयन में क्या होते हैं? एक समान होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए भाई, क्योंकि पूरे विलयन में जो विलेय है वो एक समान रूप से उपस्थित है, तो एक समान रूप से उपस्थित है तो जो विलयन का जो घनत्व होगा वो हर बिंदु पर एक समान होगा। विलयन की जो श्यानता होगी वो हर बिंदु पर क्या होगी? एक समान होगी। श्यानता का सिंपल सा मतलब क्या होता है? द्रव की परतों के बीच लगने वाला घर्षण बल, है ना। अगर द्रव की परतों के बीच घर्षण बल ज़्यादा है तो हम क्या बोलेंगे? श्यानता ज़्यादा है। द्रव की परतों के बीच लगने वाला घर्षण बल कम है तो श्यानता क्या है? कम है। विलयन जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा उसमें परतों के बीच लगने वाला घर्षण बल उतना ही ज़्यादा होगा, तो उसकी श्यानता भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो विलयन जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा उसकी श्यानता उतनी ज़्यादा होगी, जितना हल्का होगा उसकी श्यानता उतनी कम होगी। क्योंकि पूरे विलयन में विलेय एक समान रूप से घुला है तो हर बिंदु पर उसकी श्यानता भी क्या है? एक समान है। तो क्योंकि विलयन पूर्ण रूप से ये समान होता है इसलिए इसके गुण भी क्या होते हैं? एक समान होते हैं। विलयन में एकल प्रावस्था पाई जाती है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि जो विलयन है उसकी जो प्रावस्था का मान है वो एक है, ये एकल प्रावस्था तंत्र होता है। तो क्योंकि विलयन में एकल प्रावस्था पाई जाती है, या तो पूरा का पूरा विलयन द्रव होगा, या तो पूरा का पूरा विलयन ठोस होगा, या तो पूरा का पूरा विलयन गैस होगा। तो कि विलयन में एकल प्रावस्था पाई जाती है इसलिए विलयन एकल प्रावस्था तंत्र होता है। फिर हम बात करें तो विलयन के जो घटक होते हैं, मतलब विलयन जिनसे मिलकर बना हुआ है, उनको सामान्य विधियों द्वारा आसानी से अलग करना संभव नहीं है। विलयन के जो घटक होते हैं उनको सामान्य विधियों द्वारा आसानी से अलग करना संभव नहीं होता है। तो जैसे हम बात करें चीनी को और पानी को, नमक को, तीनों को मिला दिया, तो क्या फिर आप उसको गर्म करेंगे विलयन को, तो क्या पानी पानी उड़ जाएगा, चीनी और नमक अलग हो जाएगा क्या? ऐसा तो है नहीं। क्या आप उस विलयन को छान देंगे तो चीनी नमक अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा? ऐसा है क्या? नहीं। तो सामान्य भौतिक विधियों से विलयन के जो कण होते हैं उनको अलग करना संभव नहीं होता है। तो विलयन के घटकों को सामान्य विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। विलयन का संगठन जो है वो निश्चित नहीं होता है, बल्कि एक निश्चित सीमा में परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि विलयन के जो गुण हैं वो विलयन के लिए एक रूप से क्या है? समान है। भाई पूरा का पूरा विलयन में जो गुण है उसके वो क्या है? समान है। लेकिन अगर विलयन का संगठन हम बदल दें, विलयन की सांद्रता बदल दें, तो विलयन की सांद्रता बदलने पर उसके गुणों में भी क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि वो जो गुण है घनत्व, श्यानता, ये सब सांद्रता पर निर्भर करें। तो वही कह रहा है कि जो विलयन का संगठन है, संगठन बदलेंगे तो उसके जो गुण है वो भी क्या होंगे? परिवर्तित होंगे।
तो संगठन बिल्कुल निश्चित नहीं है, बल्कि एक सीमा में क्या हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है। विलयन के जो गुण हैं या जो संगठन है वो एक निश्चित सीमा में क्या होता है, परिवर्तित होता है। फिर अगला कह रहा है कि विलयन के गुणधर्म जो है वो घटकों के गुण होते हैं। विलयन के गुण इसके घटकों के गुण होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक विलयन बनाया, शरबत बनाया, पानी में चीनी मिलाया, नमक मिलाया, तो उस शरबत में चीनी की मिठास भी होगी, नमक का नमकीन टेस्ट भी होगा, और अगर आपने मान लीजिए उसमें नींबू का रस भी मिलाया तो वो जो नींबू की खटास है वो भी उसमें होगी। तो विलयन जो होता है वो अपने घटकों के गुणों को दर्शाता है। तो विलयन के गुण उसके घटकों के गुण होते हैं। बाकी विलयन के जो गुण हैं वो हमने बता ही दिया, क्योंकि भाई संगठन जो है वो एक निश्चित सीमा में बदल सकता है। संगठन बदलेगा तो गुण भी क्या होंगे, संगठन के साथ साथ बदलते रहते हैं। तो ये विलयन के क्या हैं, कुछ मुख्य गुण होते हैं। चलिए अब इसके बाद बात करेंगे विलयन के गुणों के बाद विलयन के भाग के। तो हमारा जो विलयन है बेटा, विलयन के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। मुख्यतः विलयन के दो भाग होते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। विलयन के मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक होता है विलेय और एक क्या होता है, विलायक। सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। एक होता है सॉल्यूट, एक क्या होता है बेटा, सॉल्वेंट। विलयन के दो घटक होते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है बेटा विलायक। अब विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, इनकी बातें हम करते हैं। बहुत ही प्यारी सी बात है। देखिए सबसे पहले सामान्य बात तो ये है, क्या कहा जाता है कि भाई विलयन जो है, अगर हम बात करें विलयन की, तो विलयन जो होता है उसमें जो पदार्थ कम मात्रा में होगा, ठीक है। चलिए विलयन जो है बेटा, विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में होता है वही क्या होता है, विलेय होता है। और विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है वो क्या होता है, विलायक। तो सिंपल सा क्या कहा जाता है, विलयन में कम मात्रा में उपस्थित पदार्थ, विलयन में कम मात्रा में उपस्थित पदार्थ विलेय कहलाता है। क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। विलयन में कम मात्रा में उपस्थित पदार्थ विलेय कहलाता है, और विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित पदार्थ, अधिक मात्रा में उपस्थित पदार्थ विलायक कहलाता है। विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो क्या कहलाता है बेटा, विलायक कहलाता है। तो वह पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में होगा वो विलेय कहलाएगा, और वह पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, विलेय कहलाता है। ठीक। दूसरा, विलयन में जो विलेय होता है हम क्या बोलते हैं कि भाई विलेय जो है वो सदैव घुलता है और विलायक जो है वो घुलने का काम करता है। तो जो पदार्थ घुलता है, जो पदार्थ घुलता है वही हमारा क्या है बेटा, विलेय है। और जो पदार्थ घोलता है, जो पदार्थ विलेय को घोलता है, विलेय को घोलता है, या हम कहें जिसमें विलेय घुल जाता है वो क्या है, विलायक कहलाता है ना। तो विलयन में जो पदार्थ घुलता है वो विलेय है, और जो विलेय को घोलने का काम करता है वही क्या है बेटा, विलायक है। तीसरी कहानी, किसी भी विलयन में विलेय एक से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, विलेय कितने भी हो सकते हैं, घुलने वाले कितने भी हो सकते हैं, लेकिन घोलने वाला सदैव एक ही होगा। तो विलेय एक से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं लेकिन विलायक सदैव एक ही होता है। तो हम क्या कहेंगे, विलयन में विलेय एक से अधिक हो सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन जो विलायक होता है, विलायक सदैव एक ही होता है, विलायक सदैव एक ही होता है। तो विलयन में जो विलेय है वो एक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जो विलायक होता है वो सदैव क्या होता है बेटा, एक ही होता है। तो विलयन में विलेय एक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जो विलायक होता है वो सदैव एक ही होता है।
फिर चौथी कहानी जो आएगी वो ये आती है बेटा कि हमारा जो विलेय है, विलेय हम किसे कह सकते हैं? वे पदार्थ जिनका परावैद्युतांक कम होता है या परावैद्युत गुणांक कम होता है। जिस पदार्थ का परावैद्युत गुणांक कम होता है वह क्या होता है बेटा? सामान्यतः विलेय है। और जिस पदार्थ का परावैद्युत गुणांक अधिक होता है वह सामान्यतः विलायक है। जिस पदार्थ का परावैद्युत गुणांक अधिक होता है वह क्या होता है बेटा? विलायक होता है। ठीक है, तो ये तो विलेय और विलायक की कहानी है कि भाई वे पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में होंगे वो विलेय हैं, जो सामान्यतः अधिक मात्रा में होगा वो विलायक है। जो पदार्थ विलयन में घुलता है वो विलेय है, जो घोलने का काम करता है वो विलायक है। विलेय एक से अधिक कितना भी हो सकता है, लेकिन जो विलायक होता है वो हमेशा एक ही होता है। जिस पदार्थ का परावैद्युत गुणांक कम होगा वो विलेय होगा, जिसका परावैद्युत गुणांक अधिक होगा वो क्या होता है? विलायक होता है। ठीक है, चलिए तो अब एग्जाम्पल से समझते हैं एक एक को सारी कहानी, तो आपको बेहतर समझ में आएगी। और ये परावैद्युत गुणांक है क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या, इसकी बातें भी हम लोग करेंगे। चलिए, तो जैसे कि हम लोग बात करें अगर यहाँ पे तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमने कहा कि 40% ग्लूकोज का जलीय विलयन है, ग्लूकोज का जलीय विलयन है। तो 40% ग्लूकोज का जलीय विलयन का मतलब क्या है बेटा? 40% का मतलब क्या है कि भाई 40 ग्राम इसमें ग्लूकोज है और भाई 100 में 40 ग्लूकोज है, तो बचा कितना? 60। तो 60 ग्राम क्या हो जाएगा? 60 ग्राम आपका हो जाएगा पानी, क्योंकि जलीय विलयन है ना। तो भाई 40 ग्राम ग्लूकोज है, कम मात्रा में है वो क्या है? विलेय है। जो ज्यादा मात्रा में है वो क्या है? विलायक है। पहली कहानी तो ये भाई, जो विलेय विलायक की डिफरेंशियल समझी उससे ये समझ में आया कि भाई जो कम मात्रा में होगा वो विलेय है, जो ज्यादा मात्रा में है वो विलायक है। तो 40% ग्लूकोज का जलीय विलयन का मतलब ये था कि भाई जो कम मात्रा में है वो विलेय होगा, जो ज्यादा मात्रा में वो विलायक होगा। मान लीजिए ये कह देता 50% ग्लूकोज का जलीय विलयन, जो ग्लूकोज का जलीय विलयन है उसकी सांद्रता कितनी दी है? 50%। अब क्या है? अब भाई 50 ग्राम ग्लूकोज भी है और 50 ग्राम ही जल भी है। भाई 50% मतलब 100 में 50 ग्लूकोज है, 100 में 50 क्या है? पानी है। तो 50 ग्राम ग्लूकोज, 50 ग्राम पानी। अब क्या हो जाएगी? अब कहानी ये हो जाएगी कि भाई इसमें अब कैसे पहचाने विलेय कौन विलायक कौन, क्योंकि अब तो दोनों की मात्रा क्या हो चुकी? बराबर हो चुकी। तो अब एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखेंगे? नोट करके लिख लीजिएगा कि जो विलयन होता है, विलयन सदैव विलायक की अवस्था को दर्शाता है, विलायक की अवस्था में रहता है, ये कह सकते हो। मतलब अगर विलायक द्रव है तो विलयन भी द्रव रहेगा, अगर विलायक ठोस है तो विलयन भी ठोस बनेगा, अगर विलायक गैस है तो विलयन भी कैसा बनेगा? गैस बनेगा। तो विलयन सदैव विलायक की अवस्था में रहता है, मतलब विलायक जिस अवस्था में रहेगा उसी अवस्था में विलयन रहेगा। अब देखो, विलेय विलायक दोनों समान मात्रा में है। अब दोनों को मिलाने के बाद आप देखिए विलयन की अवस्था, तो भाई ग्लूकोज जल में मिलाओगे तो जो विलयन बनेगा वो द्रव अवस्था में रहेगा जब दोनों की समान मात्राएं हैं। तो जब दोनों की मात्राएं समान हैं तो इनको मिलाने पर विलयन देखेंगे। विलयन कैसा बना? विलयन द्रव अवस्था में बना। और द्रव अवस्था में कौन सा पदार्थ है? जल। तो जल क्या हो जाएगा? विलायक। तो विलयन जिस पदार्थ की अवस्था में है वो विलायक और बाकी जो बचा वो क्या है? विलेय। तो जब एक ठोस एक द्रव आया और दोनों समान मात्रा में आए तो हमने क्या देखा? विलयन कैसा बन रहा। अगर विलयन ठोस बनता तो ये विलेय हो जा, विलायक ग्लूकोज होता। लेकिन क्योंकि इन दोनों को समान मात्रा मिलाने पर जो विलयन बनेगा वो कैसा रहेगा? द्रव अवस्था में। तो हमारा जल क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। जल क्या हो जाएगा? विलायक। फिर मान लीजिए कहानी ऐसी आ जाए, आपसे कह दे 50% एल्कोहल का जलीय विलयन है। एल्कोहल का क्या है? जलीय विलयन। 50% एल्कोहल का जलीय विलयन। अब इसका मतलब क्या है?
अब भाई फिर से भाई 50 ग्राम एल्कोहल है और 50 ग्राम ही जल भी है। अब कहानी ये है कि भैया इस बार तो दोनों के दोनों द्रव आ गए और दोनों की मात्रा समान है, जो विलयन बनेगा वो भी द्रव ही होगा। दोनों द्रव हैं, एल्कोहल भी द्रव अवस्था में है, पानी भी द्रव अवस्था में है, और सर आपने कहा कि दोनों की समान मात्रा है, तो विलयन चेक करो। अब तो विलयन भी द्रव बन रहा। अब कैसे बताएंगे कि कौन विलेय कौन विलायक? भाई ठोस द्रव में तो ये था, दोनों अलग अलग थे, विलयन देखा, ठोस बना तो ये विलायक, द्रव बना तो ये विलायक। लेकिन इस बार तो दोनों के दोनों द्रव आ गए और दोनों की मात्रा भी समान है। अब कैसे पहचानेंगे कौन विलेय कौन विलायक? तो जब ऐसा केस आ जाएगा तब फिर जो लास्ट डिफिनेशन हमने लिखाई थी, क्या लिखाई थी कि जिसका परावैद्युत गुणांक ज़्यादा होगा वो विलायक बनेगा और जिसका परावैद्युत गुणांक कम होगा वो विलेय बनेगा। तो बेटा जब समान अवस्था वाले पदार्थ समान मात्रा में मिलाए जाएंगे तब आपको चेक करना है परावैद्युत गुणांक, और जल का परावैद्युत गुणांक सबसे ज़्यादा होता है। हमारे पास जितने भी विलायक हैं सभी विलायकों में जल का परावैद्युत गुणांक सबसे ज़्यादा होता है, और जल का परावैद्युत गुणांक ज़्यादा होता है इसलिए जल क्या बनेगा? विलायक का काम करेगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पे हम नोट कर देते हैं कि भाई जल का परावैद्युत गुणांक सर्वाधिक होता है, अतः यह सर्वाधिक होता है, अतः यह जल का परावैद्युत गुणांक सर्वाधिक होता है, अतः यह सार्वत्रिक विलायक का कार्य करता है। सार्वत्रिक विलायक का कार्य करता है मतलब जितने भी हमारे पास विलायक हैं सभी ज्ञात विलायकों में जल का परावैद्युत गुणांक सबसे अधिक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सार्वत्रिक विलायक। ये सब को घोल सकता है। जब भी जल के साथ किसी का विलयन बनेगा तो इस जल के साथ विलयन बनने पर जो हमारा जल होता है, जल ही क्या करता है? विलायक का काम करता है। जल ही क्या करता है बेटा? विलायक का काम करता है। तो एल्कोहल और जल समान मात्रा में मिलाए गए तो जल का परावैद्युत गुणांक ज़्यादा, तो जल विलायक हो गया, एल्कोहल विलेय हो गया। तो समान अवस्था में ऐसे चेक कर लेंगे। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये परावैद्युत गुणांक है क्या, है ना। अगर हम किसी पदार्थ के लिए बात करें परावैद्युत गुणांक की, तो किसी पदार्थ के लिए परावैद्युत गुणांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? ठीक, तो ये परावैद्युत गुणांक का मतलब क्या होता है आइए समझते हैं। तो परावैद्युत गुणांक किसी भी पदार्थ के लिए अगर हम बात करें तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा वह किसी दूसरे पदार्थ के बंधों को तोड़ने या कमजोर करने का कार्य करता है। जैसे हम आपको एग्जांपल दें, कोई भी पदार्थ विलयन में घुलता कैसे है ना, वही परावैद्युत गुणांक कहलाएगा। पदार्थ के लिए परावैद्युत गुणांक कहलाता है, जैसे आप समझिएगा, जैसे जल है, ठीक है, पानी है, पानी के मान लीजिए H2 है। H2 में क्या होता है भाई? ऑक्सीजन विद्युत ऋणी है तो इस पे आंशिक ऋणावेश होगा, जल पे H पे आंशिक धनावेश होगा H+। तो यहाँ पे देखिए क्या है भाई, आवेशों का अंतर होने के कारण यहाँ पे द्विध्रुव का निर्माण हुआ है, ये डाइपोल बन गया है। तो जल जो होता है, पानी जो होता है वो ध्रुवीय अणु है, डाइपोल होती है इस तरह से उसके अंदर, एक सिरे पे धनावेश एक सिरे पे ऋणावेश, इसके अंदर दो ध्रुव हैं, ये डाइपोल है। जब हमने जल में NaCl डाला, क्या डाला? NaCl डाला, तो जल में NaCl डालते ही हुआ क्या? जल में जैसे ही आपने NaCl डाला तो जल में NaCl डालते ही जल के जो ऋण सिरे थे वो इस Na+ को इस तरह चारों तरफ से घेर लेंगे, और जो जल का धन सिरा है
वो इस Cl माइनस को इस तरह से चारों तरफ से क्या कर लेगा, घेर लेगा। Cl माइनस को इस तरह से चारों तरफ से क्या कर लेगा, घेर लेगा। जिससे अब क्या हो जाएगा, ये Na प्लस और Cl माइनस क्या हो गए, अलग हो गए और वो जल में जाकर क्या हो गए, घुल गए। तो जल ने क्या किया, जल में जैसे ही NaCl आया तो जल के अणुओं ने NaCl के अणुओं के बीच जो NaCl में आयनों के बीच जो आकर्षण बल था, उस आकर्षण बल को खत्म कर दिया इस तरह से विलायकीकरण के द्वारा। तो जल का वह गुण जिसके द्वारा ये इस अणु के या इस पदार्थ के बंधों को तोड़ रहा है, वही उसका क्या हो जाएगा, परावैद्युत गुणांक। तो किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा वो किसी दूसरे पदार्थ के बंधों को तोड़ता है या उसको कमजोर करने का कार्य करता है, वही क्या है, परावैद्युत गुणांक। अब जिसका परावैद्युत गुणांक ज्यादा होगा वो दूसरे पदार्थ के बंधों को तोड़ेगा और उसमें क्या अपने अंदर क्या कर लेगा, घोल लेगा। अब मान लीजिए हमारे पास दो पदार्थ ले लिया हमने, मान लो एक AB ले लिया और इसमें जल लिया। अब मान लो हमने AB को जल में घोला, दोनों की मान लीजिए समान मात्राएं हैं। AB को हमने जल में घोला, अगर इस जल का परावैद्युत गुणांक अधिक है तो ये क्या करेगा, इस AB के बंध को तोड़ देगा और AB को अपने अंदर क्या कर लेगा, घोल लेगा। तो जो पदार्थ घुला वो क्या बन गया, विलेय, और जिसने घोला वो क्या बन गया, विलायक। तो जिसका परावैद्युत गुणांक कम होगा वो दूसरे के बंध को तोड़ के अपने अंदर घोल लेगा, जिसका परावैद्युत गुणांक ज़्यादा है वो दूसरे के बंध को तोड़ के अपने अंदर घोल लिया, तो वही क्या हो गया, विलायक, और जो घुल गया वो विलेय। मान लीजिए एक पदार्थ को ये CD है और इसमें हमने AB को घोला, दोनों की समान मात्राएं हैं। मान लीजिए AB का जो परावैद्युत गुणांक है वो अधिक है, तो ये जैसे ही अंदर गया इसने CD के बंधों को तोड़ दिया। अब ये CD जो है वो AB में घुल गया, तो जो घुला वो बन गया विलेय और जिसने घोला वो बन गया विलायक। जो घुला वो बन गया विलेय और जिसने घोला वो बन गया विलायक। तो जिसका परावैद्युत गुणांक ज़्यादा होता है वो घोलने का काम करेगा, तो वो विलायक है, जो घुलेगा वो विलेय है। समझ गए बात, परावैद्युत गुणांक की कहानी समझ गए, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो पदार्थ के लिए कौन सा गुण, वह कारक या वह गुण जो दूसरे पदार्थ बंध को तोड़ दे या कमजोर करे, वही परावैद्युत गुणांक है। और सभी ज्ञात पदार्थों में जल का परावैद्युत गुणांक सर्वाधिक है, इसलिए जल जो है वो सार्वत्रिक विलायक का क्या करेगा, कार्य करेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट कहानी जो आएगी वो ये आएगी। नेक्स्ट आपके पास तो विलेय विलायक की कहानी होगी। अब हम लोग बात करेंगे विलयन के वर्गीकरण की। विलयन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का वर्गीकरण। तो देखिए विलयन जो होते हैं, विलयन को हम कई तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहला तो हम वर्गीकरण जो करेंगे वो करेंगे विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पे। विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर पहला वर्गीकरण होगा। अब इसके लिए आपको एक टेबल की जरूरत पड़ेगी और उसको समझिएगा ध्यान से, ठीक है। विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर चलिए विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर अगर देखा जाए तो ये विलेय, विलायक, विलयन और उसका उदाहरण, ठीक। चलिए सबसे पहले बात करते हैं किसकी बेटा, विलेय की। तो जैसे विलायक है हमारा, विलायक मान लीजिए विलायक हमारा गैस अवस्था में है। विलायक हमारा कैसा है, गैस अवस्था में है, या विलायक हमारा द्रव अवस्था में है, या जो विलायक हमारा है वो ठोस अवस्था में है।
ठीक, चलिए अब यहाँ पे कहानी देखिएगा। अगर गैस में गैस मिला दिया जाए या गैस में द्रव मिला दिया जाए या गैस में ठोस मिला दिया जाए, सेम द्रव में गैस मिला देते हैं या द्रव में द्रव मिला दें या द्रव में ठोस मिला दें, या फिर किसी ठोस में गैस मिला दें या किसी ठोस में द्रव मिला दें या किसी ठोस में ठोस मिला दें। तो देखिए, अगर हमारा जो विलायक है वो गैस है तो विलयन भी कैसा बनेगा, गैस ही। भाई हमने क्या बताया कि जो विलयन है वो हमेशा विलायक की अवस्था को दर्शाएगा। तो अगर विलेय जो है वो कैसा है बेटा, गैसीय। विलायक कैसा है, गैस है, तो विलयन गैसीय बनेगा। विलायक अगर द्रव है तो विलयन कैसा बनेगा, द्रव बनेगा। और अगर विलायक ठोस है तो विलयन भी कैसा बनेगा, ठोस ही बनेगा। ये हो गया ठोस विलयन, समझ में आई बात। अब इन सब के उदाहरण देखते हैं। तो भाई गैस में गैस का उदाहरण जैसे ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का मिश्रण। हमारा जो वायु है, वायु आप कह सकते हो भाई अनेकों गैसों का समांगी मिश्रण है, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का मिश्रण। किसी गैस में द्रव, गैस में द्रव का उदाहरण होता है क्लोरोफॉर्म नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन में जब हम क्लोरोफॉर्म मिलाते हैं तो क्लोरोफॉर्म क्या हो जाती है, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, और नाइट्रोजन और क्लोरोफॉर्म का मिश्रण क्या हो जाता है, गैसीय विलयन बन जाता है। गैस में ठोस, कपूर, जब आप कपूर को नाइट्रोजन गैस में मिलाते हैं तो कपूर ऊर्ध्वपातित हो जाता है। आपको पता है कपूर सीधे गैस अवस्था में बदलता है। तो जब आप कपूर को नाइट्रोजन गैस में मिलाते हैं तो कपूर क्या होता है, कपूर ऊर्ध्वपातित होकर गैसीय अवस्था में बन जाता है और गैस विलयन बनाता है। फिर बात करते हैं द्रव में गैस। तो आपको पता है जो जलीय जीव है वो कैसे जीवित रहते हैं, भाई पानी में ऑक्सीजन गैस घुली होती है जिसके द्वारा जलीय जीव जैसे मछलियाँ वगैरह हैं ये सब सांस लेती हैं। तो द्रव में गैस जैसे जल में घुली ऑक्सीजन, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जल में घुली ऑक्सीजन गैस, है ना। फिर द्रव में द्रव, आप कुछ भी ले लीजिए, एल्कोहल प्लस वाटर, एल्कोहल प्लस जल, ये द्रव में द्रव। द्रव में ठोस जैसे चीनी प्लस पानी, है ना, चीनी प्लस पानी, ये द्रव में ठोस। अब बात आती ठोस में गैस। तो भाई ठोस में गैस का विलयन कैसे बनेगा, तो हम लोग जो रासायनिक अभिक्रियाएं देखते हैं जिनमें होता है उत्प्रेरकों का प्रयोग, जैसे हमने अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि पढ़ रखी है ना। तो ये जो उत्प्रेरक है इनमें होता क्या है, ये उत्प्रेरक हमारे ठोस अवस्था में, किस अवस्था में, ठोस अवस्था में, जब ये गैसें अभिक्रिया करती हैं तो इन गैसों को अभिक्रिया करने के लिए एक सतह की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि गैसें हवा में अभिक्रिया कर लेती हैं, तो गैसों को अभिक्रिया करने के लिए सतह की जरूरत पड़ती है। और ये जो उत्प्रेरक होते हैं इन उत्प्रेरकों की सतह पर ये गैसें जाकर पहले क्या होती हैं, अधिशोषित हो जाती है। गैसें क्या होती हैं, अधिशोषित। तो इन ठोस उत्प्रेरकों की सतह पर गैसें अधिशोषित होती हैं, फिर यहाँ पे अपने पुराने बंधों को तोड़ती हैं, फिर नए बंधों का निर्माण करती हैं। इस तरह से क्या होता है, ये रासायनिक अभिक्रिया चलती है। तो इस तरह की जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं उनमें हुआ क्या है, उनमें हो ये रहा है कि भाई ये जो गैसें ये ठोस की सतह पर अधिशोषित हो गई, और गैस अगर ठोस की सतह पर अधिशोषित है तो दिखाई थोड़ी देगी, तो वो भी क्या बन गया, एक समांगी विलयन, समांगी मिश्रण बन गया, समांगी विलयन बन गया। तो यहाँ पे उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे ये हो गया, जैसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में जो हाइड्रोजन होता है वो प्लेटिनम या पैलेडियम की सतह पे क्या होती है, अधिशोषित हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं पैलेडियम या प्लेटिनम की सतह पर अधिशोषित हाइड्रोजन गैस, प्लेटिनम या पैलेडियम की सतह पर अधिशोषित हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या है बेटा, ठोस में गैस का उदाहरण है। इसी तरह से ठोस में द्रव, ठोस में द्रव क्या हो जाएगा, तो ठोस में द्रव के लिए जितने भी अमलगम होते हैं, अमलगम जानते हो ना, किसी भी धातु का मरकरी के साथ मिश्रण, किसी भी धातु का मरकरी के साथ बना मिश्रण क्या होता है, अमलगम। तो जितने भी अमलगम होते हैं वो सारे के सारे क्या है बेटा, वो सारे के सारे ठोस में बने द्रव के विलयन हैं। जैसे सोडियम मरकरी अमलगम है ना, अगर यहाँ मैग्नीशियम ले लोगे मरकरी के साथ तो मैग्नीशियम अमलगम, आयरन ले लोगे मरकरी के साथ तो आयरन अमलगम।
तो अमलगम का सिंपल सा मतलब होता है किसी धातु का मरकरी के साथ बना मिश्रण, किसी धातु का मरकरी के साथ बना मिश्रण ही अमलगम कहलाता है। और ठोस में ठोस आप लोग डेली लाइफ में यूज करते हुए मिश्र धातु है, जैसे आपने स्टील देखा है, तो स्टील क्या है, मिश्र धातु है, जिसमें क्या है, लोहा है, मैग्नीज है, कार्बन है। तो स्टील में लोहा, मैग्नीज, कार्बन मिले होते हैं। क्या तीनों को अलग अलग दिखाई देते हैं? नहीं। तो वो क्या एक मिश्र धातु है जिसमें दो या दो से ज़्यादा ठोसों को मिलाया गया है। तो ये तो पहला वर्गीकरण हो जाता है भौतिक अवस्था के आधार पर। तो भौतिक अवस्था के आधार पर भाई गैसीय विलयन, ठोस विलयन, द्रव विलयन, ठीक है, सबके उदाहरण इसको आप नोट करिए। फिर हम लोग दूसरा वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है, ये पहला वर्गीकरण था। नेक्स्ट अब हम दूसरा वर्गीकरण देखेंगे जो कि होगा विलयन के घटकों की संख्या के आधार पे। विलयन के घटकों की संख्या के आधार पे कि भाई विलयन में कितने घटक उपस्थित हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। तो घटकों की संख्या के आधार पे जो विलयन होगा वो भाई पहला, जिसे आप कहेंगे द्विअंगी विलयन। तो द्विअंगी विलयन बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है उसकी बात करते हैं। द्विअंगी विलयन या बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो ऐसा विलयन जिसमें केवल दो घटक हो, ऐसा विलयन जिसके कितने घटक हो, दो घटक हो। अब भाई दो घटक में क्या होगा, एक विलेय होगा आपका, दो घटकों में क्या होगा, एक विलेय होगा और एक क्या होगा, विलायक होगा। तो ऐसा विलयन जिसके दो घटक होते हैं वो क्या होता है आपका द्विअंगी विलयन, जिसमें एक विलेय होते हैं और एक क्या होते हैं बेटा, विलायक होते हैं। जिसमें एक विलेय होते हैं और एक क्या होते हैं, विलायक होते हैं। ठीक है, चलिए, तो एक विलेय एक विलायक। फिर आगे कहानी देखते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा, एक विलेय एक विलायक में, जैसे उदाहरण चीनी प्लस पानी। भाई इसमें आपका एक विलेय है और एक क्या है, विलायक है। जैसे नमक प्लस पानी, इसमें क्या है, एक विलेय और एक विलायक है, इस तरह से। तो ऐसा विलयन जिसमें एक विलेय और एक विलायक होते हैं वही हमारा क्या है, द्विअंगी विलयन है। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं। विलयन चैप्टर बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आप ध्यान देकर पढ़ते रहिए, आपको सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आने वाली हैं। और इस चैप्टर में हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो सारा क्या है आपका द्विअंगी विलयन के बारे में। किसके बारे में, द्विअंगी विलयन के बारे में। ठीक है, हम लोग अब आगे जितनी भी बातें करेंगे सामान्यतः वो द्विअंगी विलयन की बात हो रही होगी। अगर उसके अलावा कुछ आएगा तो अलग से मेंशन कर दिया जाएगा, नहीं तो हम लोग जो पढ़ते हैं वो सामान्यतः द्विअंगी विलयनों के बारे में। फिर हम कह सकते हैं त्रिअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, टर्नरी सॉल्यूशन। त्रिअंगी विलयन टर्नरी सॉल्यूशन क्या होता है, जिसके अंदर भाई त्रिअंगी मतलब जिसमें तीन अंग हो, मतलब तीन घटक हो। तो विलेय कितना होगा, दो। भाई विलेय दो होगा, लेकिन जो विलायक होगा वो कितना होगा, एक। क्योंकि जैसा कि आपको पहले ही पता है कि भाई विलायक जो है वो एक ही होता है, विलेय एक से अधिक कितने भी हो सकते हैं। जो विलायक होता है वो एक ही होता है, विलेय एक से अधिक कितने भी हो सकते हैं। तो विलायक एक ही होगा, विलेय एक से अधिक कितने भी हो सकते हैं। तो जैसे चीनी प्लस नमक, दो विलायक हो गए, प्लस अगर हम बात करें जल, तो जल ये क्या हो गया आपका विलायक हो गया। दो विलेय हो गए और एक क्या हो गया बेटा, विलायक हो गया। दो विलेय और एक क्या हो गया, विलायक, थर्ड। ठीक है, तो फिर हम लोग बात करते हैं बहुअंगी विलयन। तो बहुअंगी विलयन में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। पॉलीकॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन, पॉलीकॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन, ध्यान दो। बहुअंगी विलयन का सिंपल सा मतलब है कि जिसमें आपका जो विलेय है वो दो से ज़्यादा होगा। विलेय जो होगा वो क्या हो जाए भाई, दो से अधिक विलेय कितने भी हो जाए, है ना।
बहुअंगी का मतलब जिसमें क्या होगा, दो से अधिक विलेय होंगे। और विलायक तो भाई एक ही होता है, ये तो आपको बचपन से पता है, दो से अधिक विलेय होगा, लेकिन विलायक जो होगा वो कितना होगा, एक ही होगा। तो जैसे आपका इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे चीनी प्लस पानी, है ना, प्लस नींबू, पानी लास्ट में कर देंगे, नमक, ये सारा आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये सारा आपका हो जाएगा बहुअंगी विलयन। विलेय 3 हो गए, लेकिन जो विलायक है, ये विलायक कितना है, विलायक आपका कितना होगा, एक ही होगा। ठीक है, तो नोट करिए इसको, फिर हम लोग आगे बात करते हैं तुरंत जल्दी से। तो चलिए भाई, ये कहानी हो गई आपकी। और अब इसके बाद हम लोग, ये तो हो गई विलयन के घटकों की संख्या के आधार पर ना, अब हम लोग बात करेंगे विलेय की मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर, विलेय की मात्रा के आधार पर। तो तीसरा जो होगा वो होगा विलेय की मात्रा के आधार पर, विलेय की मात्रा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो विलेय की मात्रा के आधार पे सामान्यतः हम लोग 2 कहेंगे, एक आपका जो तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और एक आपका हो जाएगा सांद्र विलयन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक, एक आपका तनु विलयन और एक आपका सांद्र विलयन। तो तनु विलयन सांद्र विलयन की कहानी जो है वो कुछ ऐसी है कि भाई जब हम लोग 2 विलयनों की क्या करेंगे, तुलना। तो जब हम 2 विलयनों की तुलना करेंगे तो तुलनात्मक अध्ययन के बाद ही ये बता पाएंगे कि कोई विलयन तनु है कि कोई विलयन सांद्र है। ठीक है, जब 2 विलयनों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तभी हम बता पाएंगे कि तनु विलयन है कि सांद्र। तनु विलयन का मतलब होता है कि जिसमें विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत कम हो, विलेय की मात्रा क्या हो, कम हो। और सांद्र विलयन का मतलब होता है जिसमें विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत क्या हो, अधिक हो। तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में, अपेक्षाकृत कम मात्रा में होता है, वो क्या कहलाता है बेटा, तनु विलयन कहलाता है। तनु विलयन कहलाता है ऐसा विलयन जिसमें विलेय अपेक्षाकृत कम मात्रा में होता है, वो क्या होता है बेटा, तनु विलयन कहलाता है। और ऐसा विलयन जिसमें विलेय अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है, वो क्या कहलाता है बेटा, सांद्र विलयन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, सांद्र विलयन कहलाता है। तो वह विलयन जिसमें जो विलेय है वो अपेक्षाकृत कम मात्रा में होगा, वो तनु है। जो अपेक्षाकृत ज़्यादा मात्रा में हो, सांद्र। जैसे हम तुलना कर दें किसकी, शरबत और शीरे की, है ना। चीनी का शरबत है और चीनी का शीरा है, तो दोनों की अगर आप तुलना करेंगे तो भाई शरबत में जो चीनी है वो कम मात्रा में है, और जो शीरा है उसमें जो चीनी है वो क्या है बेटा, बहुत अधिक मात्रा में है। तो अगर इन दोनों की तुलना करोगे तो इसमें चीनी कम मात्रा में वो तनु विलयन है, और जिसमें चीनी अधिक मात्रा में वो सांद्र विलयन है। तो वह विलयन जिसमें विलेय अपेक्षाकृत कम होगा वो तनु विलयन है, जिसमें विलेय अपेक्षाकृत अधिक होगा वो सांद्र विलयन है। ठीक है, तनु विलयन जैसे शरबत है हो गया, वो भाई चीनी कम है, वो शरबत तो आपका तनु है, शीरा जो है वो आपका सांद्र है। क्लियर है कहानी। चलिए, तो ये तनु विलयन की कहानी आपकी हो जाएगी। ठीक, तनु और सांद्र समझ में आ गई। जब 2 विलयनों की तुलना करो, जिसमें विलेय कम है वो तनु है, जिसमें विलेय ज़्यादा है वो सांद्र। चलो, फिर इसके बाद चौथा वर्गीकरण हम लोग करेंगे विलेयता के आधार पर। किसके आधार पर, विलेयता के आधार पर।
विलेयता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो विलेयता के आधार पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। एक होता है संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा होगा असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और तीसरा होगा अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, तो तीनों क्या हैं उनकी बात समझिएगा। देखिए, विलेयता तो आप समझते ही हो ना भाई, कोई भी अगर विलायक हम लेते हैं तो कोई भी विलायक अगर है तो उस विलायक की एक निश्चित मात्रा में विलेय की एक निश्चित मात्रा ही क्या हो सकती, घुल सकती। मान लो हमने एक गिलास पानी लिया, आप एक जनरल एग्जांपल समझिए, गर्मी है शरबत बनाते होगे तो आप एक गिलास पानी लेते हो, उसमें जब चीनी डालते हो तो भाई एक गिलास पानी में ज़्यादा से ज़्यादा 2 चम्मच चीनी या 3 चम्मच चीनी क्या हो सकती, घुल सकती है। उससे ज़्यादा चीनी घोलने के लिए पानी को क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। मान लो अगर आपने शरबत में 4 चम्मच चीनी डाल दिया तो चाहे जितना चम्मच हिलाओ कुछ चीनी नीचे ठोस अवस्था में बची रह जाती है, वो घुलती नहीं। क्यों? क्योंकि भाई हर विलायक की एक निश्चित सीमा होती है कि वो कितना विलेय घोल सकता है। तो जब हम ये देखते हैं कि भाई हर विलायक की एक निश्चित मात्रा में विलेय की एक निश्चित मात्रा ही क्या हो सकती है, घुल सकती है, उससे ज़्यादा घुल नहीं सकता। तो हमने सपोज किया कि भाई सामान्यतः मान लो एक निश्चित ताप 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर पानी में मान लो अधिकतम 100 ग्राम चीनी घुल सकती, ये लिमिट है। एक हम मान ले रहे हैं, हमने मान लिया कि भैया 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी ही क्या हो सकती, घुल सकती है। अब हमारे पास एक ऐसा विलयन है जिस विलयन में 1 लीटर में, जिस विलयन के 1 लीटर में 100 ग्राम चीनी घुली हुई है। तो 1 लीटर में 100 ग्राम चीनी घुली होने का मतलब क्या है कि अब आप चाहो तो क्या इसमें और विलेय घोल सकते हो? नहीं भाई, इसी ताप पर अब इसमें और ज़्यादा विलेय घुलना संभव नहीं। क्यों? क्योंकि भाई निश्चित ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में विलेय की एक निश्चित मात्रा ही घुल सकती थी। तो हमारे पास एक ऐसा विलयन है जिसमें 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी घुली हुई है। अब आप चाहो तब भी इसमें और विलेय घोल नहीं सकते हो। तो यही विलयन है संतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित मात्रा में विलेय पहले से घुला हो और उसमें और अधिक विलेय घोलना संभव ना हो। तो ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर और अधिक विलेय ना घोला जा सके, ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर और अधिक विलेय घोला ना जा सके, वह क्या कहलाता है? आपका संतृप्त विलयन। अब सपोज करिए उसी ताप पर आपके पास एक ऐसा विलयन है जिसके 1 लीटर में मान लीजिए 60 ग्राम चीनी ही घुली हुई है। एक ऐसा विलयन है जिसके 1 लीटर में 60 ग्राम चीनी ही घुली हुई। तो अभी हम चाहें तो इसमें 40 ग्राम चीनी और घोल सकते हैं, क्योंकि लिमिट कितने की थी? 100 की थी। तो 1 लीटर में 60 घुली हुई है, अभी हम चाहेंगे तो 40 और घोल सकते हैं। तो इसे ही हम क्या बोलेंगे बेटा? असंतृप्त विलयन। एक ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर और ज़्यादा विलेय घोलना संभव होता है, उसी को क्या बोलते हैं? असंतृप्त विलयन। संतृप्त का मतलब भरा हुआ, जितनी जरूरत थी पेट भर गया। असंतृप्त अभी भूखा है, इसको और खिला सकते हो। तो वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर और अधिक विलेय ना घोला जा सके वो संतृप्त होगा, जिसमें और अधिक विलेय घोला जा सके वो असंतृप्त होगा। और ऐसा विलयन मान लीजिए 1 लीटर जल में 120 ग्राम पहले से ही उपस्थित है, तो भाई लिमिट कितने की थी? 100 की, उपस्थित कितना? 120 ग्राम। तो एक ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित मात्रा से अधिक विलेय उपस्थित होता है उसे हम बोलेंगे अति संतृप्त विलयन। और यह संतृप्त उच्च ताप पर प्राप्त होगा, क्योंकि भाई सामान्य ताप पर तो इतना ही घुल सकता है ना, इससे ज़्यादा घुलने के लिए ताप को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो अति संतृप्त विलयन है ये सामान्यतः उच्च ताप पर प्राप्त होते हैं। किस पर प्राप्त होते हैं बेटा? उच्च ताप पर। तो आइए इन तीनों का डेफिनेशन आप देख लीजिए तो आप बेहतर समझ जाएंगे, है ना। तो जैसे विलयन के लिए हमने बात की संतृप्त विलयन, तो ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर और अधिक विलेय ना घोला जा सके
वो संतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन, ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर और अधिक विलेय घोला जा सके, वो असंतृप्त विलयन कहलाता है ना। फिर तीसरा अगला आपका अति संतृप्त विलयन, ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित सीमा से अधिक विलेय पहले से ही घुला होता है और अति संतृप्त विलयन कहलाता है। इसमें उपस्थित जो अतिरिक्त विलेय होगा, अब मान लो उसी ताप पर 100 ग्राम तो घुल जाएगा, मान लो हम उसी ताप पर ज़्यादा विलेय डाल देते तो भाई 100 ग्राम तो घुल जाता, लेकिन जो एक्स्ट्रा 20 ग्राम है वो क्या होता, नीचे ठोस अवस्था में बचा रह जाता, घुलता ही नहीं। तो इसमें जो अतिरिक्त विलेय है वो सतह पर क्रिस्टलीकृत रूप में होता है और अगर उस विलेय को भी घोलना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, ताप को उच्च करना पड़ेगा। यह विलयन उच्च ताप पर प्राप्त होता है। तो ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलेय ना घोला जा सके संतृप्त होगा, ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलेय घोला जा सके असंतृप्त होगा, और ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित सीमा से अधिक विलेय पहले से उपस्थित होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अति संतृप्त विलयन। अब फिर बात आती है ठोस विलयनों की। तो बेटा ठोस विलयन दो प्रकार के होते हैं। ठोस विलयन अभी हमने आपको बताया था ना, ठोस में द्रव, ठोस में गैस, ठोस में ठोस मिलाओ, ठोस विलयन बनते हैं। तो लास्ट क्लासिफिकेशन है ठोस विलयन की। ठोस विलयन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं उनकी बात करेंगे। तो सामान्यतः ठोस विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक बेटा प्रतिस्थापी ठोस विलयन और एक होता है अंतराकाशी ठोस विलयन। अब प्रतिस्थापी और अंतराकाशी में अंतर का ये समझिए। मान लीजिए आपके पास एक ठोस है, मान लीजिए आपके पास एक क्या है बेटा, ठोस है, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखिए तो है क्या कहानी, समझिएगा। अगर मान लीजिए इसका ठोस विलयन बनाना है तो मान लीजिए हमने इसमें किसी दूसरे ठोस पदार्थ को मिलाया। अगर जो हम ठोस पदार्थ मिलाने जा रहे हैं उस ठोस पदार्थों के कणों का आकार इसके कणों के आकार के बराबर है। मान लीजिए जो हम ठोस मिलाने जा रहे हैं, इस मिलाए जाने वाले ठोस के कणों का आकार जिसमें मिलाया जा रहा उसके कणों के आकार के बराबर होगा। तो करेगा क्या भाई, ये जो मिलाया जाने वाला ठोस है ये इसके कणों को प्रतिस्थापित करेगा और उसके कणों को प्रतिस्थापित करके उसकी जगह अपना बैठ जाएगा। भाई इसके कणों को प्रतिस्थापित करेगा और कणों को प्रतिस्थापित करके उसकी जगह खुद बैठ जाएगा। कणों को क्या करेगा बेटा, प्रतिस्थापित करेगा और उसकी जगह खुद बैठ जाएगा, है ना, इस तरह से। तो अगर आप देखेंगे जिन दो ठोस पदार्थों को आपस में मिलाया जा रहा, उन दोनों ठोस पदार्थों के कणों का आकार लगभग समान है। उन दोनों ठोस पदार्थों के कणों का आकार लगभग क्या है, समान है। तो उन दोनों ठोस पदार्थों के कणों का आकार लगभग समान होने के कारण वो मिलाया जाने वाला ठोस जिसमें जा रहा उसके कणों को प्रतिस्थापित करेगा, खुद उसकी जगह बीच बीच में बैठ जाएगा। तो ये जो ठोस विलयन बना इसे हम बोलेंगे प्रतिस्थापी ठोस विलयन। क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापी ठोस विलयन, कि एक ने दूसरे के कणों को प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक, ये कहानी। तो होता क्या है कि ऐसे विलयन जिसमें विलेय के कण विलायक के कणों को प्रतिस्थापित कर देते हैं उसे ही हम प्रतिस्थापी ठोस विलयन कहते हैं। और इस प्रकार का विलयन तभी बनेगा जब विलेय के कणों का आकार और विलायक के कणों का आकार दोनों समान हो, है ना। जिन दो ठोसों को मिलाया जा रहा है उन दोनों के कणों का आकार लगभग समान है, तभी प्रतिस्थापी ठोस विलयन बनेगा, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। जैसे हमारा जो पीतल है वो प्रतिस्थापी ठोस विलयन है, जो गन मेटल है वो प्रतिस्थापी ठोस विलयन है ना। दूसरा होता है अंतराकाशी ठोस विलयन। दूसरा क्या होता है बेटा, अंतराकाशी ठोस विलयन। अंतराकाशी ठोस विलयन। तो अंतराकाशी ठोस विलयन की कहानी समझिए। मान लीजिए आपने जो ठोस बनाया, ये मान लीजिए ठोस है, और इसमें जो आप मिलाने जा रहे हो ठोस, ठीक है, मान लीजिए इसमें जो आप ठोस मिलाने जा रहे हो वो ठोस क्या है, उस ठोस के कणों का आकार इसके कणों के आकार से बहुत छोटा है। भाई इसमें जो भी आप मिलाने जा रहे हैं उसके कणों का आकार इसके कणों के आकार से बहुत छोटा है।
तो आकार छोटा होने के कारण होगा क्या, आकार छोटा होने के कारण ये जो मिलाए जाने वाले ठोस है इनके कण इनके बीच बीच में उपस्थित ये जो अंतराकाशी स्थान है ना, इस अंतराकाशी स्थान में चले जाएंगे। जिस विलेय पदार्थ को आप मिला रहे हो, अगर विलेय पदार्थ के कणों का आकार विलायक के कणों से छोटा है, विलेय पदार्थ के कणों का आकार विलायक के कणों से छोटा है, तो होगा क्या, विलेय पदार्थ के कणों का आकार विलायक के कणों से छोटा होने पर विलेय के कण विलायक के कणों के बीच बीच में अंतराकाशी स्थान में बैठ जाएंगे। अब ये जो विलयन बन रहा है, इस विलयन को हम बोलते हैं अंतराकाशी ठोस विलयन। क्या बोलते हैं, अंतराकाशी ठोस विलयन। तो वही है कि ऐसा ठोस विलयन जिसमें विलेय के कण विलायक के कणों के मध्य उपस्थित अंतराकाशी स्थान में उपस्थित होते हैं, अंतराकाशी ठोस विलयन कहलाता है। और इसमें विलेय का आकार विलायक के आकार से क्या होता है बेटा, छोटा होता है। तो इस प्रकार के विलयनों में सामान्यतः आपके हाइड्रोजन, लिथियम, कार्बन, सोडियम, ऑक्सीजन आदि उपस्थित होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हमारा स्टील, स्टील में क्या होता है, कार्बन मिला होता है लोहे में, तो लोहे में कार्बन के कण बीच बीच में अंतराकाशी स्थान में क्या होते हैं, बैठे होते हैं। समझ गए। तो ठोस विलयन दो तरह का, प्रतिस्थापी और अंतराकाशी। जब समान आकार वाले पदार्थों को मिलाओगे प्रतिस्थापी बनेगा, असमान आकार वाले कणों को मिलाओगे तो अंतराकाशी बनेगा। ये कहानी होती है बस। ठीक, चलिए तो यहाँ से फिर आपकी जो विलयन का वर्गीकरण है उसकी कहानी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो आज की क्लास भी यहीं पे क्या करते हैं बेटा, समाप्त करते हैं। और इसके बाद अगली क्लास का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा विलयन की सांद्रता। अगली क्लास में हम लोग क्या शुरू करेंगे बेटा, विलयन की सांद्रता और सांद्रता पद की विधियां। जितनी भी विधियां होंगी उन सारी विधियों के ऊपर हम लोग क्या करेंगे बेटा, डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारी नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा, कल की क्लास का टॉपिक होगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक, और आज जो भी हमने पढ़ाया उसकी आप नोट्स बना लीजिएगा। बाकी हम आपको ये जो नोट्स है जो हमने पढ़ाया हुआ है इसको हम टेलीग्राम पर PDF के फॉर्म में आपको अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।